हॉस्पिटल के कमरे में सिर्फ मेडिकल मशीन और आईवी ड्रिप की टपकने वाली आवाज आ रही थी। बेड पर लेटे लेटे अब मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी छटपटाहट थी, क्योंकि मैं उन 6 सालों का सच जानना चाहता था जो मेरी याददाश्त से गायब हो चुके थे। मैंने जे याकियान से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। शुरुआत में तो वह बात टालने की कोशिश करती रही और उसने बहुत छोटे जवाब दिए। असल में वे 6 साल जे याकियान के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। उसने बेबस होकर मुझे किसी दूसरी लड़की के पीछे भागते देखा था। उस जलन और बेबसी ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। वह उन कड़वे दिनों को याद भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब भी वह चुप होने लगती तो मेरी साफ और मासूम आंखें देखकर उसका दिल पिघल जाता। मेरी आंखों में अब उसके लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक गहरी जिज्ञासा थी। आखिरकार उसने अपने दिल की दीवार हटाई और धीरे धीरे सच उगलने लगी। मैंने पूछा कि मैं उस युआन नाम के परिवार के लड़के या लड़की को कैसे जानता हूं। जी याकियान की उंगलियां खिड़की के लोहे के फ्रेम को छू रही थीं। उसकी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन अंदर एक आग सुलग रही थी। उसने बताया, युआन तियानतियान हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है। जब स्पोर्ट्स मीट में तुम्हारे पैर में मोच आई थी, तब मैं तुम्हें पीठ पर उठाकर कॉलेज के हॉस्पिटल ले गई थी। उसके बाद हर चेकअप पर मैं तुम्हारे साथ रही, लेकिन जब तुम्हारा पैर लगभग ठीक हो चुका था, तब एक दिन मुझे जरूरी काम आ गया और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई। वह उदास होकर बोली, बस उसी एक दिन तुम मुझसे मिले। सिर्फ एक मुलाकात में किस्मत ने खेल कर दिया और तुम्हें पहली नजर में ही उस दूसरी लड़की से प्यार हो गया। आज भी ये बात मेरे दिल में किसी कांटे की तरह चुभती है। मैं उसकी बात ऐसे सुन रहा था जैसे किसी और की कहानी हो। जय याकियान ने आगे कहा, उसके बाद से तुमने मुझसे बातें छुपानी शुरू कर दी। तुम रोज चुपके उससे मिलने जाते थे। उस समय मेरा बिजनेस एक मुश्किल दौर में था और मैं दिन रात काम में बिजी थी। जब मेरे पास तुमसे बात करने का समय मिला, तो तुमने आकर मुझसे कहा कि तुम युआन तियानतियान को प्रपोज करने वाले हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फिर से वही सवाल पूछा जो सुबह से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कहा, अगर मैं उससे प्यार करता था, तो हमारी शादी तुमसे कैसे हुई? जो याकियान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि बाद में तुम्हें पता चला कि युआन तियानतियान सिर्फ तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल रही थी, बल्कि उसके परिवार ने पहले ही उसका एक अमीर मंगेतर तय कर रखा था। जब तुम्हें यह धोखा पता चला तो तुम गुस्से और दुख में मेरे पास आए और मुझसे शादी कर ली। तुम एक हारे हुए इंसान की तरह थे और मैंने नरम पड़कर तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया। दोस्तों, यहाँ जे याकियान ने एक छोटा सा झूठ बोला था। सच तो यह था कि आचेन को जब अपनी गर्लफ्रेंड का धोखा पता चला, तो वह टूट गया था और तब जय याकियान ने उसे सहारा दिया था। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। ये सुनते ही मैं बेड पर सीधा बैठ गया। गुस्से में मेरे हाथ में लगी ड्रिप की सुई भी थोड़ी हिल गई। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या? इसका मतलब मैं सिर्फ एक बैकअप था? मैं दूसरी पसंद था? ये कितनी बकवास बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उसी समय हवा में तैरते हुए लाइव कमेंट्स फिर से चमकने लगे। लोग बहस कर रहे थे कि पहली नजर का प्यार कभी बचपन के प्यार को नहीं हरा सकता। कुछ कमेंट्स कह रहे थे कि युआन तियानतियान कोई सीधी लड़की नहीं है। वह युआन परिवार की वारिस बनने के लिए अपने पिता के नाजायज बच्चों से लड़ रही थी और पावर हासिल करने के लिए उसने मंगेतर से सगाई की थी। वह आज चैन से सिर्फ सच्चे प्यार के झूठे वादे करती थी, ताकि वह खुश रहे, और दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए अमीर मंगेतर को भी संभाल कर रखती थी। जब आचेन को थर्ड पार्टी कहकर बदनाम किया गया, तब भी वह छुप गई थी। इन कमेंट्स को देखकर मेरे दिमाग में युआन तियानतियान की पूरी तस्वीर साफ हो गई। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए दोनों तरफ से खेल रही थी और सारा दोष मेरे सिर आ गया था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं सच में इतना बड़ा बेवकूफ था? यह मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तभी ड्रिप खत्म हो गई और डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मेरी नजर एक शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने उसके दरवाजे को छूते हुए कहा, भाई ये कार तो बहुत कड़क है। जयाकियान ने लापरवाही से कहा, 28 करोड़ की है। मैंने उदास होकर अपना सिर घुमाया और कहा, अगर मैं उस समय उस धोखेबाज लड़की के चक्कर में ना पड़ता, तो इन 6 सालों में मैं भी अपना कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर लेता और बहुत सारा पैसा कमा लेता। तब मैं अपनी खुद की कमाई से ऐसा आलीशान बंगला और लग्जरी कार खरीदता। मैंने थोड़ा स्टाइल मारते हुए कहा, और तो और मैं अपने लिए सुंदर फीमेल मॉडल्स भी काम पर रखता। यह सुनते ही जे याकियान ने मुझे घूर कर देखा। मैंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब था कि मैं एक फीमेल डेविल यानी
तुम्हारे जैसी खतरनाक लड़की को झेल रहा हूं। मेरी जवानी के 6 साल बिना बात के बर्बाद हो गए। मैंने अभी तक किसी लड़की का हाथ भी ठीक से नहीं पकड़ा और सुबह उठते ही खुद को तुमसे बंधा हुआ पाया। मैंने आगे कहा, अब अगर मैं सिर्फ एक मॉडल की बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हॉस्पिटल में जो हमारे बीच थोड़ी सी अच्छी बातचीत हुई थी, वह घर आते आते फिर से पुरानी नोक झोंक में बदल गई। मैंने जे याकयान को अपने पर्सनल ड्राइवर की तरह ट्रीट करते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो और घर चलो। मेरे इस बचकाने और नखरे वाले अंदाज को देखकर जी याकयान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे अपनी पुरानी यादें वापस मिलती हुई महसूस हो रही थीं। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे जबरदस्ती आगे वाली पैसेंजर सीट पर धकेल दिया। वह हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझे अपना ड्राइवर समझते हो? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें घुमा रही हूं। रोल्स रॉयस चुपचाप रात के अंधेरे में झी के आलीशान बंगले की तरफ बढ़ गई। जब हम बंगले के गेट पर पहुंचे तो वहां खड़े नौकर हमें देखकर हैरान थे। आमतौर पर हम दोनों जब भी घर आते थे तो या तो एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते थे या बहस कर रहे होते थे। लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। आज एक नखरे कर रहा था और दूसरी मुस्कुरा रही थी। सबको लगा कि इस शादीशुदा जोड़े के रिश्ते में आखिरकार सुधार आ रहा है। जे याकियान ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कॉरिडोर से ले जाते हुए सीधे मास्टर बेडरूम में ले गई। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया। उसका चेहरा थोड़ा शर्मा रहा था। उसकी यह अचानक आई नरमी देखकर मैं चौंक गया और मैंने कहा, तुम बहुत बदल गई हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी। उसने चिढ़कर कहा, तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं बूढ़ी हो गई हूं? मत भूलो, हम दोनों एक ही उम्र के हैं और तुम मुझसे 1 हफ्ते बड़े हो। तो क्या मैं तुम्हें बूढ़ा कहूं? मैंने कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जे याकयान अलमारी की तरफ बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, पहले तुम जाकर नहा लो, फिर हम साथ में सोएंगे। मेरा दिमाग तुरंत अजीब बातें सोचने लगा कि नहाने के बाद क्या होने वाला है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या सच में? उसने पलटकर एक खतरनाक लुक दिया और कहा, हाँ, और मैं तुम्हें बिस्तर से एक सोने की जंजीर से बांध दूंगी ताकि तुम आधी रात को भाग न सको। मैंने चिल्लाकर कहा, यह गैर कानूनी है, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। उसने हंसते हुए कहा, शौक से करो, हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। मैं पुलिस से कह दूंगी कि यह सिर्फ पति पत्नी का एक छोटा सा खेल है। तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हारी सुनेंगे? मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, जाए याकियान, तुम तो पूरी गुंडी हो। जब मैं बाथरूम से नहाकर सिर्फ पजामा पहनकर बाहर आया तो जय याकियान मुझे देखकर थोड़ी शर्मा गई। वह तुरंत उठी और खुद नहाने चली गई। उसी समय बेड पर रखे उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। उस पर उसकी असिस्टेंट का मैसेज था, आ गए हैं, हम ये डील जीत गए हैं और युआन ग्रुप इस रेस से पूरी तरह बाहर हो चुका है। जब ये याकियान नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो पूरा बेडरूम खाली था। मैं वहां कहीं नहीं था। यह देखकर ये याकियान की सांसें अटक गईं। उसे लगा जैसे पैर तले जमीन खिसक गई हो। उसके मन में फिर वही पुराना डर आ गया कि क्या आचेन ने मुझसे फिर झूठ बोला? क्या वह फिर से मुझे धोखा देकर उस युआन तियान के पास भाग गया? वह डर के मारे कांपने लगी और चिल्लाई, कोई है? जल्दी जाओ और आचेन को ढूंढो। अभी के अभी तभी पास के गेस्ट रूम का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने गुस्से में अपना चेहरा बाहर निकाला और चिल्लाकर कहा, चिल्लाना बंद करो। आधी रात को इस तरह शोर मचाओगी तो कोई सोएगा कैसे? मुझे वहीं देखकर जी याकियान के जान में जान आई। उसकी वह घबराई और पागल जैसी हालत देखकर मुझे अंदर से थोड़ा बुरा लगा। मुझे याद आया कि 6 साल पहले जब मेरे पैर में मोच आई थी तब भी वह मुझे डांटते हुए हॉस्पिटल ले गई थी और कह रही थी कि तुम्हें अपने घमंड की सजा मिली है। वह लगातार बोलती जा रही थी और जब मैंने अपना पैर हिलाकर उसे डराने की कोशिश की तो वह तुरंत चुप हो गई थी। 20 साल की जयाक्यान भले ही तेज जुबान वाली थी, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होती वह हमेशा मेरे पास होती थी। और आज 26 साल की जे याकियान भी ऊपर से गुस्सा दिखाती थी लेकिन अंदर से मेरी बहुत परवाह करती थी। अब भले ही मेरी उम्र 26 की थी लेकिन मेरा दिल तो अभी भी 19 साल के लड़के जैसा था। मैंने बिना किसी झिझक के सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? मेरा लहजा इतना पक्का था कि जय आक्यान 1 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर वह अपनी बात छुपाते हुए चिल्लाई, तुम्हें मुझ पर क्रश है और तुम्हारे पैरों पर भी। चलो चुपचाप मेरे साथ मास्टर बेडरूम में वापस आओ। तुम्हें यहां अकेले रहने की इजाजत नहीं है। तभी हवा में कमेंट्स का फिर से धमाका हुआ और लोग मजे लेने लगे। मैंने कमेंट्स को अनदेखा किया। जितिया याकियान मेरे सामने खड़ी थी
और उसकी आंखें एकदम गंभीर थीं। उसने कहा, तुम खुद सीधे पैर चलकर वापस आ रहे हो या मैं तुम्हें उठाने के लिए बॉडीगार्ड्स को बुलाऊं? ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि मेरा ऑर्डर है। मैंने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए और कहा, देखो, मैं इसी गेस्ट रूम में सोऊंगा और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। तो दोस्तों, क्या आचेन अपनी इस अमीर और फिक्र करने वाली विलन पत्नी के प्यार को समझ पाएगा, या युआन त्यान त्यान फिर से कोई नया खेल खेलेगी? आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने चैनल केज एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।